गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तालवंडी में है। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तालवंडी ननकाना साहिब 1469 में हुआ था और इनके पिता का नाम कालू मेहता था, माता का नाम तृप्ति देवी था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरू के समर्थन देने का जहांगीर ने उन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। ये गुरु अर्जुन देव ने सच्चे स्वयं को सच्चा बादशाह कहा और उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की और ये उनको मृत्यु दे दिया गया किसने? जहांगीर के द्वारा। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? वो अमृतसर। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। शासनकाल 1801 से 1839 ईस्वी तक रहा। 1801 से 1839 ईस्वी तक रहा क्योंकि 1843 में इस शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। किस बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दिया? वैरन हेस्टिंग ने सरकार के द्वैध प्रणाली को वैरन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा आरंभ की गई ड्यूअल पॉलिटिक्स को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। वैरन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। यहाँ पे आए अगर देखा जाए तो किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया? वो है विलियम बेंटिक ने। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में रोपण में रणजीत सिंह का बड़े साख से सम्मानित किया गया और 1843 में इस सब सम्मान का भाड़ा ले लिया गया। ठीक है। सरकार का कंपनी में सम्राट को अंतरण या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 के घोषित किया गया। कहाँ था? वो इलाहाबाद में। सरकार का कंपनी से सम्राट को ट्रांसफर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 अक्टूबर 1858 को इलाहाबाद में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? वो मोहम्मद शाह बहादुर शाह वन के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत होने के कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई। देखिए आज लोग न किसी आदमी को रंगीला कहता है। उसी शासनकाल में रंगीला शब्द का उपयोग हुआ होगा या उत्पाद हुआ होगा। इसी शासनकाल में सैयद बंधु का अंत हो गया। ये मोहम्मद शाह थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर का शाह आक्रमण कब हुआ था? शायद 1800 कुछ में हुआ था, 1839 में शायद हुआ था। देख लिया जाए। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन था? ये बहादुर शाह ही होंगे, बहादुर शाह द्वितीय होंगे। मोहम्मद शाह थे। देखते हैं 1739 में आक्रमण, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और इसी दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात, संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त का अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया था तथा इसके सिक्के जारी किए गए थे। नादिर शाह में दिल्ली लगभग 2 माह ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने के बाद उसके सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। सिक्के चलाने का लौटार भी दे दिया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को मोहम्मद शाह से पराजित किया था? वो करनाल के।
नादिर शाह करनाल के युद्ध में 13 फरवरी 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियंस कहा जाता है। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर लूट पाट और कत्ले आम किया। किसने? नादिर शाह ने। अवध अवध के स्वयं राजक संस्थापक कौन थे? सदाकत खान थे। अवध राज्य के राज अंग्रेजों के अवध राज्य अंग्रेजी के मराठों राज्य के बीच में था और यह बीच में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ है। कर्मनाशा नदी बिहार की एक नदी है जो छोटा नागपुर से निकलती है और बिहार में दक्षिणी तरफ से आती है। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खां थे। इनमें से गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई किया? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 बच्चे को अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि पैसा ना देने पे बच्चा मेरे पास रहेगा, गिरवी रखा था। तृतीय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध में किया गया। तृतीय एंग्लो मैसूर 1790-1792 में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो पटना में इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 तक बने रहे। ब्रिटिश में पंजाब को निम्नलिखित में किस सन में राज्य में मिला लिया? 1849 में, क्योंकि 1843 ईस्वी में तो लड़ाई ही हुआ था। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? 1849 में मिलाया था। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी सौंपी गई। हेनरी लॉर्सन ने प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस की भू राजस्व प्रबंधन, चार्ल्स मैमसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य बन गया। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया, जिससे लोग खोखले संबंधित आकलन कर सके? गजब है जी। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया, जिससे लोग को खोखले संबंधी का आकलन कर सके? यही होंगे राजा सवाई सिंह। राजा सवाई जय सिंह थे, जो बहुत सारे विद्वान थे। राजा सवाई जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का समूह बनाया, जिससे लोगों खगोल संबंधित का आकलन कर सके। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्मीडो था, अल्बुर्क था। दोनों ऑप्शन देखते हैं। अल्बुर्क था, अल्फांसो द अल्बुर्क। अल्मीडा बाद में आया। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीन लिया। पुर्तगाली की संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। क्या यहाँ आइए, पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापक रूप से ये सही है। अधोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच का था। उपयुक्त देशों में इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बलाम्ब ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया उन्हें हरा कर अपना प्रभाव समाप्त कर दिया। 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों से जकार्ता भी जीत लिया गया। डच थे। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वांडीवास की लड़ाई।
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक लड़ाई वांडीवास में 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी। आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। वांडीवास लड़ाई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी को पूरा तरह से पराजित किया? वो है वांडीवास लड़ाई जो अभी अभी हुआ था। निम्नलिखित में से युद्ध में कौन सा फ्रांसीसी के भाग्य का निर्णय हुआ? वो वांडीवास है, भाग्य का निर्माण हुआ। सांस्कृतिक और समाज सुधारक। आर्य समाज के किसके विरुद्ध थे? वो हिंदू अनुष्ठान मूर्ति पूजा के। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही महान व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर भी बनाया गया। मुंबई और लाहौर। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांत की योजना बनाई। सत्य केवल वेदों में नहीं थे, इसके कारण वेदों का ध्यान परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजन विरोध है। अवतरात्मक एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध है। क्रम सिद्धांत अवागमन सिद्धांत का समर्थन है। निराकर ईश्वर में एकता में विश्वास है। स्त्री शिक्षा में विश्वास है। विशेष परिस्थिति में विधवा 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 विवाह की स्वीकृति है। बाल बाल विवाह एवं बहु विवाह विरोध करता है। हिंदी और सांस्कृतिक भाषा का प्रचार है। इस प्रकार अवशिष्ट उत्तर बी विकल्प सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ समाप्ति किया था? मुंबई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सूर्य 1896 ईस्वी में वेलूर में स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1896 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में 18 शिक्षा बनाया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले लॉर्ड मैकले का महत्वपूर्ण योगदान है। बुनियादी शिक्षा पर विचार करने से पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? वो महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपने वार्धा योजना 1937 ईस्वी में किया था। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत का हस्त उत्पादक कार्य है और इसके अंतर्गत विरोधियों को मातृभाषा 7 वर्षों तक विद्या अध्ययन करवाया जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे का? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला। मोहम्मद एंग्लो इंडियन की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यह केंद्र अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। सैयद अहमद खान का 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। क्या सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह मुस्लिम लीग के नेता थे? नहीं, वह मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 में हुई, जबकि वह मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में था। और सर सैयद अहमद खान के बारे में यह कथन, बाकी कथन सब सत्य है। नए भारत का पैगाम ये कहा जाता है। नए भारत का पैगम्बर राजा राम मोहन को कहा जाता है। राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगम्बर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय।
निम्नलिखित में से किस भारतीय पुनः जागरण का जनक है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन अग्रिम थे, वो राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी थे। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह विरोध तथा इसका अंत करवाया। इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की और बहुदेववाद का विरोध किया। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? यह आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन कब 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। मुंबई में कितना समाज था? 2 समाज था। ठीक है, एक प्रार्थना समाज है, दूसरा समाज वो अभी बताए हैं। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम और पांडुरंग एवं महागोविंद रानडे थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पाति का विरोध एवं पुरुष स्त्रियों का विवाह में आयु का वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? शंकर गौरी शंकर मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। बीपीएससी में देखिए 2003 में पूछा गया है, एसएससी और सीपीओ में, और बीपीएससी में भी पूछ सकता है। इसका जन्म का 1824 ईस्वी में मारवी हिरासत में हुआ। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटने का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? वो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। ब्रिटिश वायसराय राय को भी द्वारा हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, बाल विवाह का उन्मूलन हुआ। क्या उन्होंने 1818 ईस्वी में इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। इसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल वेटिकन ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम में यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान लॉर्ड बैंटिक थे। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन रचा था? वो है सती प्रथा। राजा राम मोहन ने सती को कुप्रथा का विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा कार्यविधि की रचना के लिए विख्यात था? शिक्षा के लॉर्ड मैकले थे, शिक्षा के जनक थे। शिक्षा के कार्यविधि में रचना के लिए लॉर्ड मैकेल विख्यात हुए। मैकले के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा पर उठे अंगल पाश्चात्य के विवाद को हल किया जा सका। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसके कारण क्या था? कारण बहुत सारा होगा। क्या कारण? बी नंबर है। हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना, ये सांप्रदायिक पुरस्कार का ये था विरोध, इसीलिए विरोध किए थे। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वह हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर रहे थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? श्री ए सी वाडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को फेलो बनने वाले पहले भारतीय 1837 ईस्वी में बन गया। निम्नलिखित में कौन सा आयोग आगे बढ़ा? इधर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का योगदान दिया? चार्ल्स आयोग।
सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इसके आयोग ने सुझाव दिया और ग्राम स्तर तक देसी भाषा के माध्यम में अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित किए जाएं और इसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल स्थापित किए जाएं और खोले जाएं। चार्ल्स आयोग, चार्ल्स आयोग, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का नाम हम लोग सुने थे, जो 1661 ईस्वी में कैथरीन से ब्याह किया, पुर्तगाली के राजकुमारी थी, इसमें मुंबई मिला। ठीक है, आगे बढ़िए। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड ने प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इसके आयोग ने यह सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर स्कूल खोले जाएं और जिला स्तर पर खोले जाएं। यंग बंगाल आंदोलन के कौन से नेता थे? हेनरी विविन्स डेरोजियो। यंग बंगाल के आंदोलन के प्रमुख नेता हेनरी विविन्स डेरोजियो थे। इनकी रचनात्मक प्रतिभा के कारण आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। उन्होंने भारत को मेजिनी भी कहा। भारत को मेजिनी कहने वाले कौन थे? तो हेनरी विविन्स डेरोजियो थे। सूर्योदय का आयस क्या है? सबका उत्थान। सूर्योदय का अर्थ है, सूर्योदय का अर्थ यह है कि सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ग्रहण की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। थियोफिल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना प्रमुख कार्यालय खोला? अडेयर ने। थियोफिल सोसाइटी 1882 ईस्वी में अडेयर ने खोला गया। कहाँ खोला गया? अडेयर में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला व्लास्की और अमेरिका सैनिक ऑफिसर कर्नल अल्कार्ड द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1879 ईस्वी में पहुंचे। इनके द्वारा 1882 मद्रास के अय्यर सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना किया गया। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण में निम्नलिखित में कौन सा वर्ग सीमित था? किसान व्यक्ति ही सीमित होगा। उच्च मार्गवान, उच्च मध्य वर्ग। देख, बड़ा भी और क्वेश्चन है तब। ओके। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण उच्च वर्ग तक सीमित था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन निम्नलिखित से कौन सा था? वो ब्राह्मण समाज था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का आंदोलन शुरुआत किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के? लॉर्ड कर्जन था ना जी। लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय विश्वविद्यालय इधर आओ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन वायसराय 1899 से 1905 के द्वारा पारित किया गया। 1904 में ईस्वी में टॉमस रैले आयोग की सिफारिश पर मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की राष्ट्रवादी तत्वों को ने कड़ी आलोचना किया। उपनाम, कथन और पुस्तकें। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? वह नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्षों पहले हमने एक नियति किया था 1929 ईस्वी में लाहौर में 30 जनवरी को किया था ना जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी.डी. सावरकर, जो 1857 के उपरांत लिखा गया था।
किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा नहीं बल्कि मन है? बढ़िया कहा था महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी का है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वो है महात्मा गांधी। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को अत्यैच्छिक बनाता है? वह थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? एम के गांधी ही होंगे भैया, और कौन हो सकते हैं। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। भारत में कोकिला किसे कहा गया है? सरोजिनी नायडू को कहा गया होगा कोकिला भाइन। सरोजना नायडू एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत का कोकिला भी कहा गया। दिल्ली चलो का नारा ये महात्मा गांधी ने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर की स्वतंत्रता, भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की और यहाँ दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है भारत के बिस्मार्क। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन करके भारत को एक महान राज्य बनाया गया। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसका एक महान वृद्ध पुरुष माना जाता है? वो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे भाई? कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा गया? दादा भाई निरौजी का। दादा भाई निरौजी, अच्छा। दादा भाई निरौजी, इधर आओ। दादा भाई निरौजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। उन्होंने रहनुमाई मार्गदर्शन सभा एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 से 18 उनकी अपनी रचना पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन, ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, जिसने दर्शाया गया किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा गया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई निरौजी ने किया था। और ब्रिटिश सांसद का सदस्य बनने वाले दादा भाई निरौजी थे। ब्रिटिश सांसद का सदस्य बनने वाले भारतीय वो थे दादा भाई निरौजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय तो दादा भाई निरौजी थे। आगे आइए, आर्थिक अपक्षय, इसके डाउन ऑफ द वेल्थ दादा भाई निरौजी थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आह्वान, ड्रेन ऑफ द वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो दादा भाई निरौजी थे। आगे आइए, पूरा दादा भाई निरौजी छा गए ना जी। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाहन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई निरौजी ने किया था। अब आइए, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? बाल अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। और भारत में सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई निरौजी थे। इधर आइए, भारत का लौह पुरुष भाई थे वल्लभ भाई पटेल थे। एक महामना, तो ये तो महामना किसको कहते हैं? अब हम इसको कॉमन से निकाल लेंगे। एक ही है पांचवा, चलिए ये गलत है, दो को सही लग रहा है। बी का कौन सा है? तीसरा। बी का तीसरा, चलिए ये भी है। सी का पता नहीं हमको, और डी का दो है, तो डी का दो है ना, यहाँ डी का 4 दे रहा है, ये सही होगा। इस प्रकार सी का 1 है। यहाँ महामाना मतलब मदन मोहन मालवीय। महामाना का मतलब हुआ मदन मोहन मालवीय।
यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। सीमांत गांधी खां अब्दुल्ला गफ्फार खान, भारत के सबसे बड़े दादा भाई नौरोजी, महाना मदन मोहन मालवीय, महाना भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। गांधी को माना जाता था एक दार्शनिक, अराजकतावादी। आइए यहाँ पे देखते हैं गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता था, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि किसी प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। वह उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगा, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़िए। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत का आधार 1848 में सत्रह, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर, 1850 ईस्वी में बागट, 1852 में उदयपुर, 1893 में झांसी, 1894 में नागपुर, 1855 में करौली अंग्रेजी सरकार में मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध के रूप में मिलाया गया। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के पुस्तक के लेखक थे। आनंद मठ। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। वो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। महात्मा गांधी का अर्धनंगा फकीर कहा, किसने कहा था अर्धनंगा फकीर? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल फकीर, महात्मा गांधी अर्धनंगे फकीर हैं और उसके उक्ति चर्चिल ने कहा था। प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू भी लिखे थे कभी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी ने जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी लिखी थी और ये होली के समय जेल से भाग गए थे। अभी अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हम तो दशहरा मार के आए हैं, जिससे गलती हो गया। करेंगे या मरेंगे, गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? वो भारत छोड़ो आंदोलन पे अंतिम आंदोलन था। करेंगे या मरेंगे, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा 1942 ईस्वी में दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, 1942 ईस्वी में दिया था। करो या मरो का नारा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। भगत सिंह, अच्छा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वापस वेदों की ओर स्वामी विवेकानंद थोड़ी थे, दयानंद सरस्वती थे। वापस वेदों की ओर, बैक टू द वेदास आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। इन वेदों की ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान समाचार केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे।